हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। इससे पहले हमने आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हल करने का तरीका सिखाया और आज हम लोग वज्र गुणन विधि को उन्हीं विधियों की सहायता से व्युत्पन्न करेंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो कि हमारे अध्याय के आधार पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भी समीकरण होता है वो एक सामान्य समीकरण होता है। उसे हम पहले लिख लेते हैं। वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपको भली भांति पता है, ये हमने आपको पहले भी बता चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यदि हम इस दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो अब तक हमने जो नियम पढ़ा है वो नियम है वज्र गुणन विधि के लिए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। हमने इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना सीखा और आज हम लोग इस वज्र गुणन विधि को इन विधियों के द्वारा व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि दो समीकरण दिए हों और दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो x y के मान ज्ञात करने के लिए यदि आप विलोपन विधि का प्रयोग करते हो तो उसके लिए आवश्यक है कि किसी भी एक चर राशि का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। तो हम इस समीकरण को हल करके x और y के मान ज्ञात करेंगे और इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर मैं एक विधि अपनाऊंगा। वो विधि है विलोपन विधि। इस विधि का प्रयोग करके मैं इस दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर x या y दोनों किसी की एक की गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो अगर हम x के गुणांक को बराबर करें तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलता है उनसे ही इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है। मतलब कि उतना ही बनाने के लिए इनमें हम गुणा कर देते हैं। जैसे आप इस बात को समझिए कि जैसे मान लो हमने x का गुणांक बराबर करने की कोशिश किया तो x का यहाँ जो गुणांक है a1 और इसमें x का जो गुणांक है a2, अगर इन दोनों का हम लसाअ लेंगे तो हमें a1 a2 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हम इस पहले समीकरण में x के गुणांक को a1 a2 बनाना चाहते हैं तो हमें इस समीकरण में a2 का गुणा करना पड़ेगा और इस समीकरण में x के गुणांक a2 है और इसे हमें a1 a2 बनाना है तो इसके लिए हमें इस समीकरण में a1 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इसको अगर a2 बनाएं यानी a1 a2 बनाएं तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे। तो आंसर है कि इस समीकरण में हम गुणा कर देंगे a2 का। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 में a2 का तथा समीकरण 2 में a1 का गुणा करने पर, अब ध्यान से देखना बच्चों, गुणा करने पर। वैसे ये जो मेथड है ये मेथड बहुत ही आसान है और इसको जितनी अच्छी तरह से समझोगे उतना ही ये वज्र गुणन विधि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वज्र गुणन विधि क्या होता है। तो हमने इस समीकरण में गुणा कर दिया a2 का, मतलब यहाँ पर मैंने गुणा किया है a2 का और इस समीकरण में हमने गुणा किया a1 का। ये आपको पूरे समीकरण में गुणा करना है, जितने भी पद हैं सब में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो इस समीकरण में यदि आप a2 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर a1 a2 x हो जाएगा, a1 a2 x। इसमें a2 का गुणा करने पर b1 a2 y हो जाएगा। इसमें a2 का गुणा करेंगे तो c1 a2 बराबर 0 में a2 का गुणा 0। इसको नया समीकरण बना लेते हैं, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में a1 का गुणा करता हूँ तो यहाँ बन जाएगा a1 a2 x प्लस a1 से इसमें गुणा करोगे तो a1 b2 y प्लस a1 से इतने में गुणा करोगे तो a1 c2
बराबर 0, इसको नया समीकरण 4 बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब गुणांक बराबर हो जाते हैं तो उन दोनों के चिन्ह क्या हैं ये देखते हैं। अगर दोनों के चिन्ह, ध्यान रखना, अगर दोनों के चिन्ह धनात्मक और धनात्मक हैं तो दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और यदि दोनों के चिन्ह उल्टे हैं, एक है ऋणात्मक और एक है प्लस, तो उन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। या अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, सॉरी, दोनों अगर माइनस है तो भी आप क्या करोगे, दोनों को घटाओगे। ठीक है, या प्लस हो या माइनस हो, दोनों विपरीत चिन्ह के रहेंगे तो आप उसको जोड़ोगे। और दोनों एक समान चिन्ह के रहेंगे, या तो धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हों, तो दोनों को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, ये ट्रिक आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में x के गुणांक जो हैं वो a1 a2 हैं और दोनों के चिन्ह क्या हैं, धनात्मक हैं। तो दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा, तो आंसर है कि दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर नीचे वाले का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया है। ठीक, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये मिलेगा b1a2y माइनस a1b2y और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा प्लस में c1a2 माइनस a1c2 बराबर 0। अब इन औचर वाले पदों को मैं दाईं तरफ ले जा रहा हूँ और इन दोनों में y कॉमन लेकर के जो बचेगा उसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा y कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा b2a2 माइनस a1b2। इस प्रकार से y को मैंने बाहर ले लिया, बराबर, ध्यान रखना ये राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा c1a2। अब इस वाले व्यंजक को जो y का पूरा गुणांक दिखाई दे रहा है इसको हम दाईं तरफ लाते हैं। तो दाईं तरफ लाने पर बटे में चला जाएगा, यानी कि y बराबर a1c2 माइनस c1a2 बटे में यहाँ क्या मिलेगा, b2a2 माइनस a1b2, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ कुछ मैंने गलती किया है, b1a2 है यहाँ पर, b1a2 इसको 1 बना लो, b1a2, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर जो y का मान ये आया है, y बराबर हमारा मान प्राप्त हो गया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि यदि हमें इस समीकरणों में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान प्राप्त रहते तो हम इस इक्वेशन में, यानी इस पूरे व्यंजक में a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रख करके डायरेक्ट y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था y का मान। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख करके हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का मान एक भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में रख करके इसको बहुत अधिक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं दोनों समीकरणों को लिख करके अब यहाँ पर इस y के गुणांकों को बराबर कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों के y के गुणांकों को बराबर कर देता हूँ। तो मैं फिर से इस इक्वेशन को लिखता हूँ नीचे। अगर हमें इस दोनों इक्वेशन में y के गुणांक बराबर करने हों, जैसे ये लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन में मैं अब y के गुणांक बराबर करना चाहता हूँ। तो दोनों y के गुणांकों का लॉसा क्या आता है, तो आंसर है b1 b2 आएगा। मतलब हमें इसको भी b1 b2 बनाना है और इस व्यंजक को, यानी इस वाले पद को भी b1 b2 बनाना है। तो इस इक्वेशन में हमें
B2 का गुणा करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में B1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा B2 का इसमें गुणा करने पर A1 B2 x प्लस इसमें गुणा करोगे B1 B2 y प्लस इसमें B2 का गुणा C1 B2 बराबर 0। इसको अगला इक्वेशन बना लेते हैं 5 इक्वेशन और यहाँ पर गुणा करेंगे। इसमें हमें गुणा करना है B1 का, तो ये हो जाएगा A2 B1 x प्लस इसमें गुणा करोगे तो B2 B1 y प्लस C2 B1 बराबर 0। समीकरण नंबर 6 बन जाएगा। अब यहाँ से फिर वही काम यहाँ पर दोनों समीकरणों में y के गुणांक जो आ रहे हैं वो बराबर हो चुके हैं और साथ में दोनों के जो चिन्ह हैं वो धनात्मक हैं। तो अगर दोनों के चिन्ह धनात्मक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से यानी इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को घटा देते हैं। तो इन दोनों को ऐसे घटाया, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये B1 B2y है, ये भी B1 B2y है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो A1 B2x माइनस A2 B1x और यहाँ हो जाएगा प्लस का C1 B2 माइनस C2 B1 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों अचर पद को दाएं तरफ ले जाऊँगा और ये जो देख रहे हो इन दोनों में x को कॉमन ले करके जो बचेगा उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो ये बनेगा A1 B2 माइनस A2 B1 और इधर x कॉमन ले लिया बराबर ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा C2 B1 माइनस ये इधर माइनस होगा तो C1 B2। ठीक है, अब यहाँ से इस पूरे पद को यानी x के इस गुणांक को मैं दाहिनी तरफ लाता हूँ। ठीक है, इसको मैं दाहिनी तरफ लाता हूँ तो x बराबर हमें मान प्राप्त होगा C2 B1 माइनस C1 B2 बटी में A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका x समान आ गया। इस बात का मतलब है कि यदि हमें इस समीकरण के आधार पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान पता हैं तो हम डायरेक्ट इस x बराबर फार्मूले में मान रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हमें दोनों x और y के मान प्राप्त हुए हैं इनको लिख करके हम एक और नियम बनाएंगे। हमारा उद्देश्य वज्र गुणन विधि को ज्ञात करना है कि वास्तव में वज्र गुणन विधि को कैसे हल करते हैं या इसका नियम क्या है। तो अभी तक हमने जो प्रोसेस अपनाया है वो सिर्फ और सिर्फ x और y के मान ज्ञात हुए हैं। अब यहाँ पर एक समस्या ये होगी कि y बराबर जो ये सूत्र है इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ x बराबर मान है इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक प्रकार का नियम या मेथड अपनाया है। उस मेथड के आधार पर हम x और y के जो मान आ रहे हैं इनको याद करना आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं, पहला तो x बराबर इतना और y का जो मान प्राप्त हुआ है वो है y बराबर यहाँ पर लिखे हैं A1 C2 माइनस C1 A2 बटे B1 A2 माइनस A1 B2। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अल्फ़ाबेट के क्रम में कर देता हूँ क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट का क्रम ABC के रूप में होता है। तो यदि मैं इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिख लूँ और उसके बाद हम x का मान प्राप्त करें तो यहाँ से
इसको हम पहले B1 लिखें फिर C2 लिखें, क्योंकि ABC का क्रम रहेगा। तो पहले B आता है, इसके बाद C आता है, इसलिए इसको मैं ऐसे B1 C2 लिख सकता हूँ। माइनस यहाँ भी B2 C1 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई A1 B2 अपने आप सही है, माइनस A2 B1 भी अपने आप में सही है। ये आपका x का मान है, ठीक है। और दूसरा यहाँ y का मान। अब यहाँ से एक और काम करना है। यदि हम इस y के मान को अल्फ़ाबेट के क्रम में रखें और साथ में हम चाहते हैं कि इस y का जो हर है वो हर भी इस x के हर के बराबर आ जाए, तो क्या हम इसको बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस y के मान में हर से माइनस कामा ले लूँ और साथ में ऊपर से भी कामा ले लूँ, जिससे कि जो माइनस बाहर आएंगे उनको कैंसिल करके हम हर को परिवर्तित कर लें, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि अंश से भी माइनस कामा ले रहा हूँ, ठीक। अगर माइनस कामा लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस को हम पहले लिख देंगे और ये प्लस का माइनस बनेगा तो इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में भी लिखूँगा, माइनस को कामा ले लिया, तो अब यहाँ से बन जाएगा A2C1, A2C1 ये प्लस हो जाएगा ना, और ये है प्लस में, इसको हम लोग माइनस में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस A1C2 ऐसे। बटे में यहाँ से भी माइनस लिया कामन, माइनस, इसको प्लस में लिखेंगे तो A1B2 माइनस यहाँ से लिखेंगे A2B1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान हमें मिलेगा A2C1 माइनस A1C2 बटे में A1B2 माइनस A2B1। ये आपका y का मान, जो कि दोनों के मानों में जो हर है वो इक्वल है। हमने इक्वल बनाने के लिए ऐसा किया ताकि हम आगे के प्रोसेस को और आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी कि अब x और y के जो मान हैं इनको कैसे याद किया जाए। तो हमने एक तरीका अपनाया है, उस तरीक़े को आप समझिएगा। वो तरीका क्या है, जैसे हमने देखा, तो यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ x बराबर जो भी मान प्राप्त हुआ है, x समान आया है हमारे पास B1C2 माइनस B1C2 माइनस B2C1 B2C1 डिवाइड बाई, ये हमें मिला है A1B2 माइनस A2B1, ये x मान हमें मिला है। दूसरा y बराबर मिला है, वो है A2C1 माइनस A1C2 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये हमें मिला। अब ध्यान से समझना, अब इसको याद करने के क्या तरीके हैं उसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और फार्मूला क्रिएट कर लें कि वास्तव में x और y के मान जो ये प्राप्त हुए हैं इनके आधार पर हम वज्र गुणन विधि को कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इस वाले B1C2 माइनस B2C1 को इस x के बटे में लाते हैं, जैसे इसको तिर्य गुणा करने पर हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं x बटे में ये चला आएगा B1C2 माइनस B2C1 बराबर, यहाँ पर बच जाएगा 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। तो इस प्रकार से यहाँ हमें एक प्रकार का व्यंजक प्राप्त हो गया समीकरण के रूप में। दूसरा इसी प्रकार से यहाँ पर y के लिए, अगर इस A2C1 माइनस A1C2 को हम इस y के बटे में लेकर चले आएँ तो ये बनेगा y बटा में A2C1 माइनस A1C2
बराबर यहाँ पर 1 होगा बटे नीचे वाला A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ ध्यान से देखो, दोनों में आपको बराबर के दाहिने पक्ष वाला इक्वल दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ भी 1 में A1B2 माइनस A2B1 है और इधर भी 1 में A1B2 माइनस A2B1 है, यानी कि दोनों एक समान है। तो अगर इस दोनों समीकरणों में दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी दोनों क्या माने जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि हम x बटे जो ये लिखा है और ये y बटे, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। यानी x बटा में को लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, x बटे में B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा में A2C1 माइनस A1C2। और ये दोनों किसके इक्वल है, 1 बटे A1B2 माइनस A2B1 के इक्वल है ना, क्योंकि इतना बटे ये है और इतने बटे में जो ये लिखा है ये दोनों के इक्वल है, ये इस x और y के मान। तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं 1 बटे में A1B2 माइनस A2B1। इस प्रकार से ये आपका फाइनली वज्रगुणन विधि को हल करने का एक प्रोसेस आ गया। यही आपका है वज्रगुणन विधि। ये आपका फाइनली वज्रगुणन विधि का एक सूत्र प्राप्त हुआ। अब फिर भी यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि यदि आप इसको और आसानी से हल करना चाहते हो तो हमने एक प्रकार का मेथड बनाया है, उस मेथड को समझिएगा। आप उस मेथड को कैसे अपनाएंगे, तो आंसर है कि सबसे पहले आप ये लिखेंगे B, यहाँ लिखें C और ये A लिखें और यहाँ पर B लिखें, BCAB लिख देंगे। फिर दोबारा अपने तरफ से नीचे ABCAB लिखेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, सबसे पहले आप BCAB लिखो, फिर इसके नीचे दोबारा अपनी तरफ से BCAB लिखो। अब यहाँ से आपको इस तरह से मेथड अपनाना है, B का C में गुणा करते हैं। यहाँ देखो, इसको सबसे पहले यहाँ B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 लिखने के बाद इस B1 का C2 में मल्टीप्लाई कर दो और फिर नीचे से ऊपर यानी कि B2 का C1 में मल्टीप्लाई। तो ये बिल्कुल यहाँ पर वही लिखा है, B1 C2, यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है B1 C2, B2 C1 नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं। तो x बटे में जो लिखा हुआ है बिल्कुल आपका ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा मान है वो x के बटे में लिखा जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। इसी प्रकार से अगर y के बट्टा वाला याद करना चाहते हो तो इसको भी क्या करो, इस C1 का मल्टीप्लाई करो A2 में और C2 का मल्टीप्लाई करो A1 में। मतलब C1 का A2 में मल्टीप्लाई C1 A2 या A2 C1 कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है A2 C1 यानी कि A2 का C1 मल्टीप्लाई, फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस लगाते हैं और C2 का A1 में मल्टीप्लाई या A1 का C2 में मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो ये भी हमें प्रोसेस मिल गया। तो ये पूरी व्यंजक y के बट्टा में लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो पूरा आ रहा है प्रोसेस वो हम y के बटे में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1 बटा में जो लिखा है उसके लिए A1 का B2 में मल्टीप्लाई करो, फिर A2 का B1 में मल्टीप्लाई करो और ये जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है A1 B2 माइनस A2 B1, A1 का B2 में मल्टीप्लाई फिर A2 का B1 में यानी A2 का B1 में और नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस लगाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस किसके बटा में लिखा जा रहा है, 1 के बटा में लिखा जा रहा है। और ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल इस प्रकार से। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम वज्रगुणन विधि को अपनाना चाहते हैं तो वज्रगुणन विधि में हम किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपने तरीका क्या देखा है, आपने देखा कि सबसे पहले अपनी तरफ से BCAB लिखो और उसी के नीचे दोबारा BCAB लिखो और पहले वाले के लिए 1 1 नीचे लिख दो और नीचे
B2 C2 A2 और B2 लिख दो। अब बिल्कुल x के बटा में इसका तिर्यक भज्य गुणन विधि अपनाओ, y के बटा में कार्तीय गुणन अपनाओ, a के बटा में भी कार्तीय गुणन अपनाओ। ये बिल्कुल आपका भज्य गुणन विधि का फॉर्मूला निकाल कर दे देगा। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको मैं एक समीकरण लेकर बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, वो मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर ले लेता हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में गिवन है। वो आपकी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ गिवन है। मान लो हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। इसमें कुछ वैल्यू बड़ी है, मैं इसको छोटा लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपकी इस एनसीईआरटी किताब में 3.5 प्रश्नावली में इसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे भज्य गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली को हल करने का मतलब सबसे पहले इन समीकरणों के लिए हमें ये बताना है कि इन समीकरणों में से किसका अद्वितीय हल है, या किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे भज्य गुणन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको भज्य गुणन विधि को बता देता हूँ कि इस फार्मूले के आधार पर भज्य गुणन को कैसे हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भज्य गुणन विधि का फार्मूला जो भी है, इस प्रोसेस को लगाता हूँ। तो एक पहला इक्वेशन लेता हूँ मैं, वो है x 2x प्लस 5 2x प्लस y और बराबर 5 लिखा है। तो इस इक्वेशन को हमें हमेशा क्या करना है, जो अचर है उसको बाईं तरफ ही लेकर के हल करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस y माइनस में 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको अगर भज्य गुणन विधि लगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात कर लेने हैं। तो यहाँ पहले समीकरण से a1 बराबर है 2, x का जो गुणांक है वो a1 का मान है, ठीक है, और y का जो गुणांक होगा यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, 1 है, तो इसको हम लोग b1 मानेंगे और अचर वाले को c1, क्योंकि आप समान समीकरण के आधार पर ही दोनों की तुलना करोगे, ठीक है। तो a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर माइनस में 5। दूसरा a2 बराबर 3 है, b2 बराबर क्या है 2 और c2 बराबर माइनस में 8। अब इसको आप क्या करो, अब इसको ये जो फार्मूला हमने लिखा है BCAB, तो BCAB लिख करके मतलब कि यहाँ BCAB इनके मान क्या हैं। सबसे पहले एक और लिखेंगे BCAB और इन्हीं के नीचे लिखेंगे, इनके नीचे रहेगा 1 1 1 1, इसको लिखेंगे 2 2 2 2। अब B1 C1 A1 B1 इनके मान यहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो B1 का मान है 1, ये है 1, ठीक, और C1 का मान है माइनस में 5, A1 का मान है 2, B1 का मान है 1। इसके नीचे B2 का मान कितना है 2 है, और C2 का मान माइनस में 8, A2 का मान 3 है और B2 का मान है 2। अब ये वाला तरीका आपको अपनाना है, ये इस प्रोसेस को अपनाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऐसे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है x के बटा में। तो ये जो मान है इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -8 में
और 2 का मल्टीप्लाई -5 में। उसी प्रकार से 5 का मल्टीप्लाई 3 में और 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 3 का मल्टीप्लाई 1 में। तो यहाँ लिखोगे x के बटे में ना, है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हूँ x के बटे में। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखोगे x बटे, ध्यान देना 1 का मल्टीप्लाई -8 में -8 होगा और नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस लगाते हैं। और 2 का -5 में गुणा, 5 दूना के 10 माइनस में 10, ये ऐसे लिखा बराबर। फिर y के बटा में लिखना है तो ये पूरा y के बटा में आएगा। तो इस तरह से -5 का 3 में गुणा, माइनस में 15, फिर -8 दूना के -16 बराबर 1 बटे में 2 का गुणा 2 में -3 का गुणा 1 में 3 आ गया। ठीक, बिल्कुल आसान लग रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बटे माइनस का माइनस के साथ गुणा प्लस, तो प्लस में 10 -8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर भी माइनस का माइनस के साथ गुणा प्लस, तो 16 - 15 1 आएगा। y बटा में 1 बराबर 2 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस में 1 आएगा। अब यहाँ से जब सब बराबर है तो हम प्रथम भाग से लेकर के इस x बटे 2 को 1 बटे -1 के इक्वल ले लेंगे और फिर y बटे 1 को 1 बटे -1 के इक्वल ले करके हल कर लेंगे, जिससे x और y का मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले प्रथम भाग लिखेंगे। प्रथम भाग से क्या लिखेंगे, x बटे 2 बराबर x बटे 2 बराबर 1 बटे -1। तो यहाँ से लिखा x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, माइनस को आप बीच में लगा सकते हो। इसको सॉल्व करने पर x का 1 में मल्टीप्लाई, x बराबर 2 एकम माइनस में 2, x का मान आ गया माइनस में 2। इसी प्रकार से द्वितीय भाग से लिखा जा सकता है क्या। द्वितीय भाग से लिखेंगे y बटे 1 बराबर 1 बटे माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 माइनस में। सॉल्व करने पर हमें y का मान प्राप्त होगा 1, तीजे गुणा कर देंगे y का मान, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान लग रहा है ना। तो इस तरह से आप वज्रगुणन विधि का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। बस आपको इस स्टेप को याद करने के लिए ये तरीका याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या लिख दो, BCAB लिख दो और फिर दोबारा BCAB लिख करके ऊपर वाले में 1 1 लगा दो और दूसरे में 2 2 लगा दो और बिल्कुल इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर जाओ, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। क्योंकि इसको हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करना चाहते हैं, तो इसमें ये क्रॉस एक प्रकार का चिन्ह बन जा रहा है, ऐसे गुणे का चिन्ह बन जा रहा है, जिसको वज्र बोलते हैं, इसलिए इसका नाम वज्रगुणन विधि पड़ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं और आगे की वीडियो को इस तरह से प्रोवाइड करा सकूं, ताकि ये पूरी सीरीज और आगे बढ़ती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।